एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुस्कान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरीज हम पढ़ेंगे। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लाटी और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेट। Since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies, here are two stories about flying. बहुत पहले से ही ह्यूमंस क्या करना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं और यहाँ पे दो स्टोरी है जो उसी के बारे में है। पहली है अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कनकर हिज फियर। यानी कि एक सीगुल के बारे में। सीगुल एक पक्षी होता है जिसे उड़ने से डर लगता है, फिर वो अपने डर पे कैसे जीत पाता है उस बारे में है। दूसरी स्टोरी एक ऐसे पायलट के बारे में है जो तूफान के क्लाउड्स में कहीं गुम हो जाता है जब वो अपने घर जा रहा होता है इंग्लैंड। क्या वो सही सलामत उस तूफान से निकल के अपने घर पहुंच पाता है, और अगर हाँ तो उसकी मदद किसने की थी। पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. यंग सीगुल जो है वो अकेला अपने लेज पे खड़ा था। लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेफ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। तो सपोज कीजिए कि ये क्लिफ है और इसके बाहर जो इस तरह का एक आउटर एरिया निकला हुआ होता है उसे हम कहते हैं लेज। तो इसको उड़ने से बहुत डर लग रहा था, इस वजह से वो अपने लेज पे अकेला खड़ा था, जबकि इसके भाई और बहन ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुके थे। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath. किसी तरह जब उसने सोचा कि मैं उड़ जाता हूँ, लेकिन जब वो लेज के ब्रिंक तक पहुंचा, ब्रिंक का मतलब होता है एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लो। ठीक है, जो एक्सट्रीम एज होता है किसी भी लैंड का या किसी भी हिल टॉप का, उसे हम ब्रिंक कहते हैं। तो जब वो वहां तक पहुंचता है और सोचता है मैं उड़ जाऊं, अपने विंग्स को फ्लैप करता है यानी फरफराता है, तो वो बहुत डर जाता है और नहीं उड़ पाता है। वो नीचे देखता है कि बहुत लंबी सी बड़ी सी सी उसके सामने है, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। बहुत ही बड़ी है, काफी नीचे की तरफ भी है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे क्या लगता है कि मेरे जो विंग्स है, मेरे जो पंख है, वो मुझे कभी उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना हेड नीचे करता है। बेंट हिज हेड डाउन मतलब नीचे करना, और वापस अपने लेज के उस होल में चला जाता है जहां वो रात में सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. जब उसके भाई और बहन, उसके बहन जिसके पंख इस यंग सीगुल से भी छोटे थे, जब वो एज के ब्रिंक पे, लेज के ब्रिंक पे जाके उड़ते हैं, उस टाइम भी ये जो यंग सीगुल होता है वो इतना हिम्मत गैदर नहीं कर पाता है कि वो उनके साथ उड़ पाए। लेकिन इस चीज के लिए वो बहुत डेस्परेट था, किसके लिए? उड़ने के लिए वो बहुत डेस्परेट था, फिर भी इतनी हिम्मत वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। मस्टर अप का मतलब होता है टू गैदर। ओके, गैदर यानी कि इकट्ठा करना, इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाता है। और प्लंज का मतलब क्या होता है? टू जंप। इट मीन्स टू जंप। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो मॉम एंड डैड होते हैं सीगुल के, वो उसे बहुत ही जोर जोर से हाई पिच टोन में डांट रहे होते हैं। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, और श्रीली का मतलब होता है हाई पिच। तो उसे बहुत हाई पिच में डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि अगर तुम लेज से नहीं उड़े हमारे साथ तो तुम यहाँ भूखे रह जाओगे, कोई तुम्हें खाना नहीं देगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लाइफ ऑफ हिम, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, जैसे कि सपोज यू लॉस्ट द कीज ऑफ योर हाउस, तो यू विल से फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुडंट फाइंड द कीज। मतलब आप बहुत ट्राई कर रहे हैं अपनी चाबी ढूंढने के लिए, पर आप चाबी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि सीगुल वॉज ट्राइंग हार्ड बट ही कुडंट डू, ही कुडंट फ्लाई। ठीक है,
That was 24 hours ago. Since then, nobody had came near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. 24 घंटे यानी कि एक दिन बीत गया था और अभी तक सीगुल के पास, यंग सीगुल के पास कोई नहीं आया था उसकी फैमिली से। एक दिन पहले वो क्या देख रहा था, जब उसके भाई और बहन उड़ गए थे, तो वो देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स उनके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, उनको परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और क्या सिखा रहे हैं कि कैसे वेव्स के ऊपर स्किम करना है और कैसे फिश के लिए डाइव करना है, यानी कि पानी में घुस के फिश निकाल के वापस उड़ जाना है। अच्छा, स्किम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। हियर द सी, यहाँ पे सी को डिनोट किया गया है। अदरवाइज स्किम मीन्स किसी भी सरफेस के ऊपर से हल्का ऊपर होके गुजर जाना। आई विल शो यू दिस। दिस इज स्किमिंग। इस तरह से सीगुल स्किम करते हैं सी के ऊपर या रिवर के ऊपर या वाटर, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर। तो ये उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे अपने बच्चों को, ये सीगुल देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने इनफैक्ट अपने बड़े भाई को देखा कि उसने कैसे अपनी पहली मछली पकड़ी है, सॉफ्ट फिंसी फिश, और वो उसे कहाँ पे खा रहा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around praising a proud cackle. वो क्या देखता है सीगुल कि उसका जो बड़ा भाई है वो रॉक के ऊपर खड़े होके अपनी पहली मछली पकड़ के खा रहा है। डिवोर का मतलब क्या होता है, जब आपको बहुत जोर से भूख लगी होती है और बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उसे कहते हैं डिवोर। डिवोर मीन्स ईटिंग क्विकली बिकॉज ऑफ हंगर। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको, उसके बड़े भाई को सर्कल करके बहुत जोर जोर से प्राउडली कैकल, कैकल यानी कि उनकी आवाज को कहा गया है, जोर जोर से आवाजें कर रहे थे प्राउडली। And all the morning the family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. क्या होता है कि जब कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो कभी कभी उसके मॉम एंड डैड या कजन्स या भाई बहन उसको थोड़ा सा टॉन्ट मारते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, उसके बाकी भाई बहन उड़ गए थे पर ये नहीं उड़ पा रहा था। दैट्स वाई सुबह से क्या हो रहा था, सीगुल जिस प्लेट्यू में था उसके अपोजिट साइड में जो प्लेट्यू था, वहां पे खड़े होके उसकी फैमिली उसे टॉन्ट मार रही थी, यानी कि ताने मार रही थी कि तुम कितने डरपोक हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Okay, सन जो है ascending, ascending का मतलब होता है going upwards, ऊपर जा रहा था सन। अब सुबह हो गई थी और अब सीगुल को बहुत गर्मी लगने लगी थी। इनफैक्ट वो उसने रात से कुछ भी नहीं खाया था, इस वजह से वीकनेस के कारण शायद उसे और ज्यादा गर्मी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. वो क्या करता है, चुपचाप धीरे धीरे अपने लेज के ब्रिंक तक यानी कि एज तक पहुंचता है और वहां पे एक पैर ऊपर उठा के यानी कि अपने विंग्स में छुपा के और एक पैर पे खड़े होके एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख भी बंद करके वो ऐसा दिखाता है, प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। वो किस तरह से खड़ा था, वो कुछ इस तरह से खड़ा था। ओके, दिस इज अ सीगुल एक्चुअली। तो वो इस तरह से ब्रिंक पे जाके लेज के खड़ा हो जाता है और क्या प्रिटेंड करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing, their heads sunk into their necks. इस तरह से सीगुल सोते हैं। तो वो क्या देखता है कि वो इतना नाटक कर रहा था, सोने का नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उसके दो भाई और एक बहन इस तरह से सो रहे होते हैं अपने हेड को अपने नेक में संग करके। और his father was preening the feathers on his white back, only his mother was looking at him. उसके फादर क्या कर रहे थे, मतलब क्या होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers, अपने feathers को क्लीन कर रहे थे, उसको मेंटेन कर रहे थे इस तरह से, लाइक दिस। और उसकी मॉम ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि मॉम तो मॉम होती है, उन्हें पता था कि इसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो प्लेट्यू के ऊपर एक छोटे से चट्टान के ऊपर खड़ी थी, थोड़ा सा हाई था जो, और वहां पे उसके चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बिग ऑन द रॉक। और बार बार वो क्या कर रही थी, एक फिश का एक पीस को बार बार अपने बीक से उसे टोर कर रही थी, टीयर कर रही थी, और अपने उसका जो चोंच था, बीक को चोंच कहते हैं, वो क्या कर रही थी, रॉक पे बार बार मार रही थी इस तरह से, जैसे ये कार पे मार रहा है। क्यों करते हैं सीगुल्स ये, अपने बीक को शार्पन करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपने फूड को टीयर कर पाए।
That sight of food maddened him. How he loved to tear the food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो ये जो खाना का जो नजारा था, ये देख के सीगुल और पागल हो जाते, क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था और अब तो दिन का वक्त हो गया, तो उसे बहुत भूख लग रही थी। और उसे याद आता है कि उसे इस तरह से अपने बीक को शार्पन करके फिर खाना खाना कितना पसंद था। गा गा, he cried begging her to bring him some food. गॉल को she screamed back derisively. क्या होता है कि वो गा 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 यानी कि अपने आवाज में अपनी मॉम को बोल रहा होता, रिक्वेस्ट कर रहा होता कि प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो, लेकिन उसकी मॉम जो है वो उसके ऊपर उल्टा चिल्ला रही होती है। डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और सी इज स्टूपिड, ठीक है। तो उसकी मॉम उसके ऊपर और ज्यादा जोर से चिल्ला रही होती है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि सीगुल जो है वो उड़ सके। दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग लाइक दैट, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it, ठीक है। लेकिन वो प्लेंटिवली यानी कि बहुत ही सॉरोफुली, यानी कि उदास होके फिर भी कंटिन्यूअस वो चिल्लाया जा रहा था। और 1 मिनट के बाद वो बहुत ही खुशी से चिल्लाता है, क्योंकि वो क्या देखता है कि उसकी मॉम जो है वो फिश का एक टुकड़ा लेके उसकी तरफ उड़ के आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो वो क्या देखता है, उसकी मॉम उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी, वो वेट कर रहा था और लीन करता है, यानी कि लेज पे जहां पे वो खड़ा था उससे हल्का सा अपनी गर्दन को वो बाहर निकालता है। ओके, और क्या देखता है कि उसकी मॉम जो है वो उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अपोजिट आती है, मतलब एकदम अपोजिट थे। ये जो यंग सीगुल है ये लेज पे खड़ा था और उसकी मॉम जो है वो हवा में उसके अपोजिट में थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है, उसके पंख उड़ना बंद कर देते हैं। और वो जो फिश उनके चोंच में था वो बस सीगुल से थोड़ा ही दूर था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वो कुछ देर वेट करता है और बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि मेरी मॉम तो मेरे लिए खाना लेके आ रही थी, फिर वो अचानक से ऐसे क्यों रुक गई। और वो भूख से पागल हो रहा होता है, सामने खाना होता है, इसलिए वो क्या करता है, डाइव एट द फिश यानी कि फिश की तरफ कूद जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। बहुत जोर से एक स्क्रीम के साथ, चिल्लाने के साथ, वो क्या होता है, बाहर की तरफ यानी कि लेज के ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और एक बहुत ही मॉन्स्टर्स यानी कि बहुत ही बड़ा सा, आप कह सकते हैं एक टेरर, एक डर उसके अंदर आ जाता है और उसका हार्ट जो है कहीं ना कहीं बीट करना बंद करने लगता है। He could hear nothing, but it only lasted a minute. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था, पर ये सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है। The next moment he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अगले ही मोमेंट उसे फील होता है कि उसके जो विंग्स है, पंख है, वो खुद बाहर की तरफ खुल गए हैं और हवा, सॉरी एयर जो है, विंड जो है अब उसके स्टोमक को टच कर रही है, उसके विंग्स को टच कर रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो फील कर सकता था कि वो हवा में उड़ रहा है। He was not falling headlong now. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा होता है। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो क्या कर रहा था, एक हाइट पे उड़ने लगा था। सोरिंग का मतलब होता है टू फ्लाई हाई इन एयर, और ऊपर की तरफ उड़ रहा था, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा था। He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. अब बस उसे थोड़ी बहुत वो थोड़ा डिजी यानी कि थोड़ा बेहोश होने लगा था। एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है। जब आप बेहोश होने लगते हैं तो क्या होता है, वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है और ऐसा लगता है कि सामने जो भी है वो घूम रहा है और आप अपना बैलेंस लूज कर देते हैं। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने फिर से अपने पंख ऐसे फ्लैप किए, फ्लैप मतलब फरफराना, और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गागा गागा, गॉल को his mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. तो उसकी मॉम उसे देखकर, उसके पास से गुजर कर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। उसके जो पंख है वो जोर जोर से आवाज कर रहे होते हैं, गा गा कॉल, ये सब उसकी माँ उसे कह रही होती, बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी नाउ। और जो सीगुल है वो भी उन्हें रिप्लाई कर रहा होता है। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर वो क्या देखता है कि उसके जो फादर है वो भी ऊपर से चिल्ला रहे होते हैं, मतलब खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। उसके भाई बहन जो है वो उसके आसपास होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, कर्वेटिंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स की तरह उछलना, दैट इज कर्वेटिंग। बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अनदर, मतलब थोड़ा टेढ़ा होके उड़ना।
सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ ऐसे उड़ना, और डाइविंग का मतलब होता है उड़ के डायरेक्ट ऐसे नीचे आना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve streaking श्रेली। उसके बाद क्या होता है, वो कम्प्लीटली भूल जाता है कि शायद वो कभी नहीं भी उड़ पाता था, उसे लगता है मुझे उड़ना हमेशा से आता है। कमेंडेड मतलब उसने, वो खुद को प्रेज करता है, खुद की तारीफ करता है, और वो क्या कर रहा होता है, श्रीकिंग का मतलब होता है मेक शॉर्ट लाउड नॉइज, और श्रीली का मतलब होता है विद अ हाई पिच साउंड। ठीक है, तो वो जोर जोर से आवाज कर रहा होता है, खुशी से आवाज कर रहा होता है, उड़ रहा होता है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो सी के पास एकदम उड़ रहा होता है, उसके नजदीक उड़ रहा होता है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके एकदम स्ट्रेट में उड़ रहा होता है। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. फिर वो क्या देखता है कि उसके पीछे, उसके आगे, मतलब हर जगह ग्रीन ओशियन है, ग्रीन सी है। अब ग्रीन क्यों कहा गया है यहाँ पे सी को, क्योंकि सी का वाटर कभी कभी एल्गे वगैरह के कारण ग्रीनिश हो जाता है, दैट्स वाई। और वो उसके ऊपर जो है, सी के ऊपर हल्के हल्के वेव्स आ रही होती है, रिजेस का मतलब होता है वेव्स। और फिर वो अपने बीक को साइडवेज यानी कि इधर उधर टर्न करता है, और कॉड इमीडिएटली मतलब खुश होकर आवाजें निकालता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. उसके बाद क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि सी के ऊपर लैंड कर जाते हैं, और वो उसे बेकॉनिंग यानी कि उसे आवाज दे रहे होते हैं, अपनी तरफ आने के लिए सिग्नल कर रहे होते हैं। कॉलिंग श्रीली मतलब जोर जोर से हाई पिच में वो उसे बोल रहे होते हैं कि मेरी हमारी तरफ आओ, हमें फॉलो करो। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. सीगुल भी कोशिश करता है और वो ग्रीन सी के ऊपर अपने लेग्स को ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसके लेग जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो बहुत डर जाता है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, और वो क्या करता है, पंख फिर से खोल के फड़फड़ा के वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. फिर क्या होता है, वो क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका था, उसने एक दिन से कुछ खाना नहीं खाया था, इनफैक्ट अभी जो उसमें ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज था उसके लिए, क्योंकि अचानक से वो उड़ना सीख जाता है, ये सब करके वो बहुत एग्जॉस्ट हो गया था और वो ऊपर नहीं उठ पाता है। और वो उसके जो फीट है वो ग्रीन सी में सैंक हो जाते हैं, थोड़ा डूब जाते हैं, उसका बेली जो है इस तरह से, उसके जो बेली होते हैं वो सी के ऊपर आ जाते हैं, और अब वो और नहीं डूब रहा होता, मतलब सिर्फ उसका फीट डूबा हुआ था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था सी के ऊपर। एंड राउंड हिम वॉज हिज फैमिली स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी फैमिली थी जो बहुत खुशी से बोल रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, उसे प्रेस कर रहे होते हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके चोंच में क्या थे, डॉग फिश थी जो वो उसे ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अब सीगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली थी। सो दिस वाज अ स्टोरी व्हिच टॉट अस टू हैव करेज। कितना भी किसी चीज को करने में डर लगे, बट इफ वी हैव करेज वी कैन डेफिनेटली डू दैट। सो लेट्स मूव अहेड टू सेकंड story of this chapter, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो क्या होता है, ये जो पायलट होता है ये अपना एरोप्लेन उड़ा रहा होता है, और इसके पीछे की तरफ जो मून है वो अब आसमान में उठ रहा होता है, तारे जो है आसमान में चमक रहे होते हैं क्योंकि आसमान बहुत क्लियर होता है। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside का मतलब होता है रूरल एरिया, विलेज एरिया जिसे आप कहते हैं। तो वो बहुत खुश था, ऊपर आसमान में एक भी बादल नहीं होता है, यानी कि आसमान पूरा क्लियर था। वो बहुत खुश था कि वो कंट्री साइड के ऊपर एरोप्लेन उड़ा रहा है, वो भी अकेले, उसके आसपास और कोई नहीं है। He was alone there in the sky. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा होता है अपना, ओल्ड डकोटा यानी कि पुराना एरोप्लेन रहता है ये, और वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा होता है और इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है, और वो ड्रीम कर रहा होता है, यानी कि इमेजिन कर रहा होता है कि वो जब घर जाएगा तो कैसा माहौल रहेगा। सो ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, वो हॉलीडेज पे जा रहा होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब वो बहुत एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। आई लुक्ड एट माय वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, उसने अपनी घड़ी देखी और उसपे सुबह के 1:30 बज रहे थे, और अदरवाइज यू कैन से रात के भी 1:30 बज रहे थे। I could
Call Paris control room. I thought as I looked down the past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो वो सोचता है कि अब मुझे पेरिस में कॉल कर देना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर आ चुका था। और वो अपने एरोप्लेन के नोज से, ये होता है एरोप्लेन का नोज, इससे जब वो नीचे देखता है तो दिखता है कि पेरिस की जो बिग सिटी है उसमें बहुत लाइट्स ही लाइट्स है। वो अपना रेडियो ऑन करता है और पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS88, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ और मैं अभी फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड me immediately, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088, over. ओवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन जब होता है एज ए प्रोफेशनल्स के बीच, तो जब वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं बात, अपनी बात को, स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो ओवर कहते हैं ताकि नेक्स्ट उसके जो सामने वाला बंदा है वो फिर रिप्लाई बैक कर सके। तो रेडियो से क्या आवाज आती है कि DS088, हाँ हम आपको सुन सकते हैं, अब आप क्या करिए, अभी के अभी 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west downwards towards England. तो वो अपना मैप देखता है और कॉम्पास देखता है और उस वक्त वो क्या करता है, अपने सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, मतलब जो उसका बचा हुआ एक लास्ट फ्यूल टैंक था, उसको सेलेक्ट करता है और अपने डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मोड़ लेता है। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो वो सोचता है अपने मन में, थिंक करता है कि मैं सुबह तक तो अपने घर पे पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट टाइम तक, और फिर मैं क्या एंजॉय करूंगा, एक बहुत ही बड़ी सी अच्छी सी इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जर्नी बहुत अच्छी कट रही थी, वो फ्लाइट बहुत इजी थी, मतलब इट वाज एन इजी फ्लाइट टिल देन। आगे क्या होता है? Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were very huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. पेरिस मुझसे कुछ 150 किलोमीटर पीछे था, यानी कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया था। तभी मैंने देखे आसमान में बहुत सारे बादल है, स्टॉर्म क्लाउड से, बहुत बड़े बड़े बादल थे, तूफानी बादल थे। वो बहुत बड़े थे, बहुत ही ऐसा लग रहा था उन्हें देख के जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हैं जो सीधा मेरे सामने आसमान में खड़े हैं। I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. पायलट ये जान रहा था कि मैं इस जो स्टॉर्म क्लाउड है इसके ऊपर से मैं उड़ के जा नहीं पाऊंगा, और उसके टैंक में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो नॉर्थ या साउथ होके स्टॉर्म क्लाउड के साइड से निकल सके। आई आउट टू, मतलब वो अपना डायरेक्शन अब चेंज नहीं कर सकता था, इतना उसके पास फ्यूल टैंक में नहीं बचा हुआ था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। पूरी स्टोरी जब से हमने स्टार्ट की है, पायलट इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट हिज होम, हिज फैमिली, द ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू हैव द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब वो क्या सोचता है कि मुझे पेरिस वापस जाना होगा, पर वो नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो घर जाना चाहता था, उसे वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करना था अपनी फैमिली के साथ। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. वो सोचता है कि हाँ मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे मेरे घर पहुंचना है, और ये सोच के वो क्या करता है, अपनी जो पुरानी एरोप्लेन होती है, डकोटा एरोप्लेन, उसको लेके वो स्टॉर्म के अंदर घुस जाता है। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the airplane. क्लाउड्स के अंदर घुसने के साथ ही सब कुछ अचानक से ब्लैक हो जाता है, कोई भी लाइट नहीं होती है आसपास, और वो उसके लिए कुछ भी बाहर देख पाना एकदम नामुमकिन हो जाता है। The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. वो क्या करता है, उसका जो ओल्ड एरोप्लेन होता है, डकोटा एरोप्लेन, वो हवा में ट्विस्ट होने लगता है, इधर उधर मूव करने लगता है स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण, और जंप करने लगता है। वो अपना पायलट अपना कॉम्पास देखता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो उसके जो कॉम्पास थे, क्योंकि एरोप्लेन ट्विस्ट हो रहा था, तो उसके कॉम्पास राउंड एंड राउंड एंड राउंड मूव कर रहे होते, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं कर रहे होते। इट वॉज डेड। वो कॉम्पास जो है वो डेड था, वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। वो रेडियो ऑन करता है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? फिर वो रेडियो ऑन करके बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, पर कोई जवाब नहीं आता। द रेडियो वाज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। कोई आंसर नहीं आता है रेडियो से, पेरिस कंट्रोल की तरफ से। रेडियो भी अब बंद हो चुका था, ना तो मेरे पास अब रेडियो बचा था, ना कॉम्पास बचा था, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं स्टॉर्म में पूरी तरह से खो चुका था।
Then in the black clouds quite near me, I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. फिर क्या होता है, वो इतने घने काले बादल जो होते हैं उसमें एक और एरोप्लेन मुझे दिखाई देता, मतलब पायलट को दिखाई देता, उसके विंग्स में, एरोप्लेन के विंग्स में एक भी लाइट नहीं लगी हुई थी, लेकिन वो स्टॉर्म में मेरे पास उड़ रहा था, वो मैं देख पा रहा था. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसके पास में जो एक और ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा होता है, उसमें एक पायलट होता है जो इस पायलट की तरफ टर्न किया होता है, और हमारा जो करंट पायलट है जो हॉलिडे में अपने घर जा रहा है, उसे उसको देख के बहुत खुशी होती है कि इतने घने तूफान में भी कोई इंसान दिखाई दे रहा है. तो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट क्या करता है, हमारे पायलट की तरफ फेस करके उसे वेव करता है, टर्न करके हैंड वेव करता है. फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी. वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट इस वाले पायलट को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. मैं सोचता हूँ कि उसे समझ में आ गया है कि मैं खो गया हूँ, मेरा कॉम्पास वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. ब्लैक एरोप्लेन के का पायलट क्या करता है, अपने एरोप्लेन को डकोटा के सामने लेके आ जाता है ताकि डकोटा उसको फॉलो कर सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और ये जो हमारा पायलट होता है डकोटा में जो होता है, वो बहुत खुश होता है, भले अजनबी एरोप्लेन है पर कम से कम वो उसे रास्ता तो दिखा रहा है, और एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उसको फॉलो करता है. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी वो उसके सामने, डकोटा के सामने क्लाउड्स में था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब बस उतना ही फ्यूल बचा था डकोटा के टैंक में जिससे वो 5 और 10 मिनट और उड़ पाता. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. फिर मुझे बहुत डर लगने लगा कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. और फिर अचानक से वो क्या देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन अचानक से नीचे की तरफ जा रहा होता है, और ये जो डकोटा का पायलट है वो उसे फॉलो करने लगता है. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. अचानक क्या होता है कि वो लोग स्टॉर्म क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और डकोटा के पायलट को दिखता है टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, मतलब लाइट्स के दो स्ट्रेट लाइंस बने हुए होते हैं, पैरेलल लाइंस आप कह सकते हैं. और वो क्या था एक्चुअली, वो एक रनवे था, यानी कि वो डकोटा का पायलट एक एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था और अब वो डेफिनेटली सेफ था. और वो टर्न होता है अपने फ्रेंड की तरफ देखने के लिए, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने के लिए. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई में कुछ नहीं था. देयर वॉज नो ब्लैक एरोप्लेन इन द स्काई. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. अब वो वहां नहीं था और पायलट को, डकोटा के पायलट को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आसमान में. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं लैंड करता हूँ, पायलट लैंड करता है डकोटा को और वो ओल्ड डकोटा से निकल के कंट्रोल टावर की तरफ जाता है. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं कंट्रोल सेंटर जाता हूँ और वहां पे जो वुमेन बैठी होती है, औरत बैठी होती है, उससे मैं पूछता हूँ कि वो जो दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन वाला, वो कौन था, मुझे उसे थैंक यू कहना है. So this was the woman sitting over there and this is our pilot from Dakota. अब इस पे वो woman उसको क्या रिप्लाई करती है, she looked at me very strangely and then laughed. वो मुझे अजीब तरह से देखती है और फिर हंसने लगती है. Another aeroplane up there in this storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. वो कहती है कि दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में, इस आंधी तूफान में आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, बस आपका ही एरोप्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था, जिसे मैं यहाँ अपने रडार पे देख पा रही थी. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो कौन था जिसने विदाउट कॉम्पास, बिना रेडियो के और बिना इनफ फ्यूल के मुझे यहाँ तक पहुंचने में मेरी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? तो वो विदाउट लाइट्स वाला स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो स्टॉर्म में उड़ रहा था, पायलट की मदद कर रहा था, वो आखिर था कौन? So this is a mystery. So this was a mystery story. Here we end this chapter. तो ये दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी थी. इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर करेज हो और अगर हम ट्राई करते रहे, then we can face any storm that comes in our way. So here we end this story. कुछ भी doubt हो, you can comment me in the comment section. So thank you very much. Have a great day. Keep studying and stay safe.